प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अकबर की नीतियों के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में किन परिस्थितियों में अकबर ने शासन को ग्रहण किया और किस प्रकार से अकबर ने तकरीबन पूरे भारत पर यानी काबुल से लेकर के बंगाल तक और कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से किन किन युद्धों के माध्यम से, किस प्रकार अपनी नीतियों के माध्यम से अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। अकबर जिन परिस्थितियों में शासक बना था वे परिस्थितियां अत्यंत विषम थी। जब वह शासक बना था तो उसका राज्य बहुत कमज़ोर था और अकबर को अपने पिता के भाइयों हुंदल, अकमाल और कामरान के विरोध का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे तुर्क और अफगान सरदार अकबर के विरोध में थे। जिस समय हुमायूं गद्दी से हटा था और जब अकबर का जन्म हुआ था तो हुमायूं ने अपने परिवार के साथ में अमरकोट के हिंदू शासक के यहाँ शरण ले रखी थी और वहीं हिंदू शासक, राजपूत शासक के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। अकबर एक दूरदर्शी और विवेकवान राजनीतिज्ञ था। हालांकि वह पढ़ नहीं पाया था, लेकिन दुनियादारी की समझ उसे बहुत ज़्यादा थी और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए अकबर ने जिस नीति का अनुसरण किया वह नीति उसकी राजपूत नीति है। अकबर के राज्य का विस्तार करने में, अकबर के राज्य को स्थायी बनाने में, अकबर के राज्य को सुदृढ़ बनाने में राजपूत नीति का विशेष योगदान रहा। अकबर को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी थी कि शक्तिशाली शूरवीर राजपूतों के सहयोग के बिना वह हिंदुस्तान पर अपने स्थायी शासन की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती शासक, चाहे वह मुगल शासक रहे हों और चाहे वो तुर्क और अफगान शासक रहे हों, उनके राजपूतों से दीर्घकालीन समय से भीषण युद्ध चलते आ रहे थे, लेकिन वे राजपूताना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। और ना सिर्फ असफल रहे बल्कि इस संघर्ष में इन सुल्तानों को अपार जनधन की हानि भी उठानी पड़ी। इसलिए अकबर ने अपनी बुद्धि चातुर्य के रूप का इस्तेमाल करते हुए, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी राजपूत नीति का विकास किया जिससे उसके साम्राज्य का विस्तार भी हो और उसके लिए राजपूतों का सहयोग भी प्राप्त हो सके और राजपूतों को भी नियंत्रण में रखा जा सके। इस प्रकार की राजपूत नीति का अनुसरण अकबर के द्वारा किया गया। उसकी जो राजपूत नीति थी वह अवसरवादिता, स्वार्थपरता या संकीर्ण उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जिसमें राजपूतों को समानता, सम्मान और परंपरागत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अकबर की इस उदार राजपूत नीति के कई कारण थे। पहला कारण था साम्राज्य में का स्थायित्व। पिछले 350 वर्षों के इतिहास से ये स्पष्ट हो चुका था कि जब तक राजपूत नेताओं के साथ युद्ध रहेगा साम्राज्य को स्थायित्व नहीं मिलेगा। इसलिए यदि साम्राज्य को स्थायित्व करना है, यदि राजपूतों को कि अपने साथ में सहयोगी बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि राजपूतों के साथ मित्रता की जाए। दूसरा कारण था शक्ति संतुलन बनाना। अकबर को प्रारंभ से ही तुरानी, अफगानी और मुगल सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अबुल माली मिर्ज़ा हाकिम का विद्रोह, बैराम खां का विद्रोह, मिर्ज़ाओं का षड्यंत्र
और उज़्बेकों की जो विद्रोह हैं, उनसे अकबर को ये स्पष्ट हो गया था कि उसका साम्राज्य सिर्फ इन अमीरों पर निर्भर नहीं रह सकता और इन विद्रोहियों, विश्वासघातियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि सत्ता का ऐसा संतुलन बिठाया जाए कि जिससे उनके ऊपर अंकुश बना रहे, और इसके लिए राजपूतों के सहयोग से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी। इसलिए राजपूतों की सैनिक शक्ति के आधार पर अकबर ने इन लोगों की शक्ति पर नियंत्रण या अंकुश लगाने का प्रयास किया। तीसरा और प्रमुख कारण यह था प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकता। अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाई उसका कारण प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताएं थी। प्राय जो राजपूत थे और उनके हाथों में स्थानीय राजनीतिक, सैनिक और राजस्व संग्रह की शक्तियां केंद्रित थी। भारत में तुर्की शासन की स्थापना के बाद से तुर्क शासक वर्ग और स्थानीय जमींदार वर्ग में तनाव और संघर्ष बना हुआ था। इसलिए अकबर ने इन स्थानीय जमींदारों से तथा विस्तृत रूप से राजपूत राजाओं से समझौता किया, जिससे शांति स्थापित हुई और राजस्व संग्रह नियमित और शांतिपूर्वक हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई और राजपूतों की जो ये मित्रता थी वो अकबर के लिए आर्थिक आवश्यकता भी थी। अगला कारण है मुगल साम्राज्य का विदेशी स्वरूप। अकबर मुगल साम्राज्य के विदेशी स्वरूप को समाप्त करके स्वदेशी स्वरूप अपनाना चाहता था, ताकि उसे विदेशी शासक नहीं बल्कि स्थानीय शासक माना जाए, जिसके लिए राजपूतों का सहयोग अनिवार्य था। अगला कारण है धार्मिक उदारता का प्रभाव। अकबर की धार्मिक उदारता के कारण, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही राजपूत नीति बनी, क्योंकि अगर अकबर इस्लामिक नियमों के हिसाब से शासन करता या सिर्फ मुसलमानों का शासक होता तो उसके राज्य में असंतोष हमेशा बना रहता। इसलिए अकबर की जो धार्मिक सहिष्णु नीति थी, अकबर की जो धार्मिक उदारता की नीति थी, उसके कारण ही राजपूत नीति सफल हो पाई। उसने धार्मिक करों को हटाकर हिंदुओं और राजपूतों के असंतोष को समाप्त किया। उसने धर्म परिवर्तन को रोक दिया और राज्य के इस्लामिक स्वरूप को भी अस्वीकृत कर दिया, जिससे राजपूतों को समानता और सम्मान प्राप्त हुआ। इस धार्मिक उदार नीति का कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि जिन विषम परिस्थितियों में अकबर का जन्म हुआ था और जिन विषम परिस्थितियों में अकबर को सुरक्षित रखा गया, उसमें राजपूतों का सहयोग था। उदार मुस्लिम विद्वानों का उस पर प्रभाव था और उसका जो उदार व्यक्तिगत चरित्र था और राजपूत पत्नियों का प्रभाव भी था, उसके कारण भी वह एक धार्मिक सहिष्णु शासक बना था। अगला कारण है भौगोलिक कारण। राजस्थान दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का प्रदेश है। दिल्ली और पंजाब से गुजरात, मालवा जाने के मार्ग में बीच में राजस्थान पड़ता है, तो इस मार्ग की सुरक्षा आवश्यक थी और दिल्ली के इस निकटवर्ती क्षेत्र में शांति बनाए रखनी भी जरूरी थी। सम्राट पूरब, पश्चिम और दक्षिण के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार तथा उन पर नियंत्रण तभी रख सकता था जब राजपूताना में शांति हो। अतः अकबर की जो राजपूत नीति थी वह राजस्थान से धन प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि शांति स्थापित करने की थी, क्योंकि इससे राजपूत आश्वस्त होंगे और आश्वस्त होकर के वे
अकबर की सहायता करेंगे उसका साम्राज्य विस्तार करने में और उसके शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने में। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अकबर ने अपनी जो तात्कालिक परिस्थितियां थीं, जो कारण थे, उनकी वजह से राजपूत नीति को अपनाने का प्रयास किया। राजपूत नीति के लिए का जो क्रमिक विकास हुआ उसके उद्देश्य तो स्पष्ट थे और वो हमें शासनकाल में निरंतर दिखाई दिए। अकबर ने की जो नीति थी उसमें वह राजपूतों को स्पष्ट कर देना चाहता था कि वह उनके राज्य पर अधिकार नहीं करना चाहता है, ना ही उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर हस्तक्षेप करना चाहता है। वह सिर्फ राजपूत राजाओं के नवीन साम्राज्य, जो राजपूत राजा हैं, वे अकबर के साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। प्रभुत्व स्वीकार करने के 4 अर्थ थे। पहला कि वे खिराज के रूप में राज्य के केंद्रीय शासक को प्रतीक के रूप में कुछ रकम देते रहे, यानी खिराज देते रहे। दूसरी, वे अपनी बाह्य नीति और पारस्परिक युद्ध द्वारा अपने जिन अधिकारों की रक्षा करते थे उन अधिकारों को केंद्रीय शासन को समर्पित कर दें। तीसरी, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को नियत सैनिक सहायता प्रदान करें। चौथी, वे स्वयं को साम्राज्य का अविभाज्य अंग माने, अलग इकाई ना माने। इसके बदले में शासक साम्राज्य के समस्त ऊंचे से ऊंचे पद राजपूत राजाओं को देने के लिए तैयार है और राजकीय सेवा में किसी भी धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। राजपूत नीति में हमें उसके 2 आधार दिखाई देते हैं। एक आधार, वे जिन राजपूत शासकों ने आगे बढ़कर अकबर की साम्राज्य के प्रभुत्व को स्वीकार किया, उनके साथ सहयोगपूर्ण, शांतिपूर्ण राजपूत नीति अपनाई गई। किंतु मेवाड़ और मारवाड़ जैसे कुछ राज्य थे, मेवाड़ में महाराणा प्रताप और मारवाड़ में राव चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता या प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, वहाँ अकबर ने आक्रमण की नीति अपना करके इन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर अपनी नीति केवल संधि वार्ताओं द्वारा ही सफल नहीं बना पाया, उसके लिए उसको युद्ध भी करने पड़े, जिनमें मेड़ता, रणथंभौर और मारवाड़ प्रमुख रहे। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर ने बिना सामना किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से उसका दीर्घकाल तक युद्ध चला। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ने मेवाड़ का साथ छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को आंतरिक स्वायत्तता देने की समानता की नीति अपनाई, भले ही उसने युद्ध किया हो या नहीं किया हो। अगर राजपूत राजाओं ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इसका कारण यह था कि इससे उन्हें शांति, समृद्धि और व्यवस्था प्राप्त हो रही थी, जो उन्हें मेवाड़ नहीं दे रहा था। अकबर ने इस राजपूत नीति को आगे बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। ये वैवाहिक संबंध एक तरफा थे। अकबर और अकबर के पुत्रों से राजपूत राजाओं ने विवाह किया और इन वैवाहिक संबंधों में व्यक्तिगत उपस्थिति बाध्य थी और आमेर, जैसलमेर, बीकानेर के राजाओं ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किए। बूंदी के हाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ाओं के राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन इन वैवाहिक संबंधों के आधार पर किसी भी राजपूत राज्य के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया। अकबर ने राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों पर
अधिकार रखा ताकि उसकी सार्वभौमिक शक्ति बनी रहे, और राजस्थान के अजमेर सूबे को उसने अपनी शक्ति के केंद्र में बना के रखा। राजपूतों की जागीरों को वतन जागीर कहा गया। उत्तराधिकार के मामले में अकबर ने बीकानेर में हस्तक्षेप किया, जो कि उसके शासक की शक्ति के प्रतीक के रूप में थे। हालांकि इसका उद्देश्य राजपूतों की स्वायत्तता को कम करना नहीं था, और उसने मनसबदारी प्रणाली को संयोजित करते हुए उन्हें जमींदार ना कहकर राजपूत राजाओं के महत्व को कम नहीं किया। राजपूत नीति का लाभ केवल मुगल साम्राज्य को ही नहीं हुआ, बल्कि राजपूतों को भी हुआ। अकबर ने राजपूत राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। मुगल सेनापति और सूबेदार के रूप में वे भारत के दूरस्थ प्रदेशों में गए और उन्हें भारतीय राजनीति और प्रशासन का ज्ञान हुआ, और मनसबदार होने पर राजपूत राजाओं में शांति और व्यवस्था का युग आरंभ हुआ, जिसके कारण राजस्थान समृद्धशाली हुआ। राजपूत नीति के परिणाम ये निकले कि मुगल साम्राज्य को सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेनाओं की सेवाएं प्राप्त हुई। राजपूतों के शौर्य और उनकी निष्ठा से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और उनका संगठन मजबूत हुआ। अभी तक वे केवल दिल्ली सत्ता का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वे केंद्र के प्रबल समर्थक बन गए और साम्राज्य जीतने के लिए, साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भारत के सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर अपना बलिदान देने को तैयार थे। इसका दूसरा परिणाम राजस्थान में रहा कि राजस्थान में शांति रही। अब राजपूत राजा आपस में लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वे अपनी परस्पर सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं हैं, और दूरस्थ प्रदेशों में जाकर सूबेदार के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपने राज्यों के अंदर भी समृद्धि की। मुगल साम्राज्य में राजपूत मनसबदारों का एक अभिजात वर्ग संगठित हुआ। साम्राज्य के उच्च पदों पर होने के कारण उनका दरबार और शासक पर पर्याप्त प्रभाव था, जिसके कारण ये लोग तुरानी और ईरानी और अफगानी अमीरों के समान ही साम्राज्य की शक्ति का पर्याय बन गए। राजस्थान की विजय से भारत की राजनीतिक एकता पूर्ण हुई, राजस्थान का विकास हुआ और दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुगल राजपूत सहयोग के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में घनिष्ठ संबंध पैदा हुए, एक गंगा जमुनी संस्कृति पैदा हुई, सांस्कृतिक समन्वय प्रारंभ हुआ, जिसके कारण कला और साहित्य के क्षेत्र में नवीन आदर्श और मापदंड स्थापित हुए और हिंदुस्तान में एक दीर्घकालीन शांति की स्थापना हुई। लेकिन इसका एक दूरगामी नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि इससे राजपूतों की एकता नष्ट हो गई, क्योंकि राजपूतों में 3 प्रकार के राजा थे। एक वो मेवाड़ के राणा जो मुगल साम्राज्य से युद्ध करके राजपूत गौरव और शौर्य का प्रतीक बन गए। दूसरे वो जिन्होंने अकबर की अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तीसरे वो जिन्होंने अधीनता भी स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनका परिणाम यह भी रहा कि राजपूतों की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती चली गई। राज्य के मामलों में वे शिथिल होते गए। मुगल शासकों का हस्तक्षेप उनके राज्य में बढ़ने लगा और इन आपसी फूट का फ़ायदा मुगल शासकों के द्वारा उठाया गया। हालांकि इसका एक बहुत पॉजिटिव परिणाम मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ कि एक गंगा जमुनी संस्कृति, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय प्रारंभ हुआ, जो कि अकबर की राजपूत नीति की महत्वपूर्ण देन है। अकबर की अन्य नीतियों के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।